हम लोग पर्वतों के बारे में पढ़ रहे थे और इन्हीं पर्वतों में से था एक है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम मोड़दार पर्वत, और उसी का नाम क्या था? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत की अगर तुलना करें हम लोग तो जैसे हिमालय का पर्वत है 3 श्रेणियों में विभक्त है, उसी प्रकार ये है आपका ये 4 श्रेणियों में विभक्त है। जो सबसे नॉर्दर्न श्रेणी है, जो सबसे उत्तर अगर श्रेणी की बात करें तो उत्तर श्रेणी क्या होगी? तो उत्तर क्या होगा आपका? मिडिल एटलस है वो। ये सबसे कहां पर है? ये नॉर्थ में है। इसी प्रकार अगर साउथ की बात करें तो सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सहारा। उत्तर क्या होगा? सहारा। और इसी प्रकार अगर सबसे पश्चिम की बात करें हम लोग तो पश्चिम में कौन सी हो जाएगी? एंटी एटलस। ये सबसे कहाँ है? ये वेस्ट है ना, पश्चिम में है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि यहाँ की सबसे लंबी श्रेणी और सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? हाई या ग्रेट एटलस है ये, है ना। 4 श्रेणियों में आपके ये विभक्त है ये। इसी में देखें तो एक है कि एटलस की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम, हाँ, सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट टॉपकल। ठीक है, किस देश में है? मोरक्को। कहाँ पे है ये? मोरक्को में पड़ता है माउंट टॉपकल। किस श्रेणी पर है? तो उत्तर क्या होगा? इसी पर है, ग्रेट एटलस पर है आपका ये माउंट टॉप। इसके बाद कुछ मरुस्थल से रिलेटेड भी हम लोग बात किए थे इसमें, है ना। कुछ पठार थे, उन पर भी चर्चा हुई थी। और जब लीबिया में चलते हैं हम लोग तो लीबिया में कोई मरुस्थल आपको बताया गया था। तो लीबिया में कौन सा मरुस्थल है? लीबिया में लीबिया मरुस्थल है, इसी के नाम पे ही है वो, लीबिया मरुस्थल। लीबिया में देखा जाए तो एक खाड़ी भी थी आपकी, सिंद्रा की खाड़ी। कौन सी थी? सिंद्रा की खाड़ी। और यहां पर चलने वाली जो लोकल विंड था उसका क्या नाम था? गिबली। खूब आता है क्वेश्चन इस पे गिबली पर, गिबली का। ठीक, तो धूल भरी जो आंधियां चलती हैं, यहाँ की लोकल विंड है, स्थानीय पवन, उसके क्या नाम दिया गया? गिबली नाम दिया गया। फिर मिस्र में भी बताया गया था आपको एक मरुस्थल। मिस्र में कौन सा मरुस्थल है? पूर्वी। मिस्र में पूर्वी मरुस्थल। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो चलने वाली लोकल विंड है उसका क्या नाम बताया गया था? खमसिन। खमसिन। और यहाँ पे जो रहने वाली जनजातियां हैं जो खेती करती हैं, पल्ला। पल्ला। खमसिन की विशेषता क्या है कि रक्त वर्षा करती है। ये कैसे करती है? रेड कलर की करती है। और ये किसानों के लिए क्या होगा? नुकसानदायक होता है। उनकी जो फसलें होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, वो सब यानी खराब हो जाते हैं ये। इसी प्रकार की जो एक हवा है इटली में चली जाती है वो,
जो कि वहाँ के अंगूर की फसल को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर रही थी। सिराको, कौन सी थी? सिराको। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सिराको कहाँ पे? ये इटली में है। तो इसी की उपशाखा है जो कि आगे की बढ़ के निकल जाती है वो। ठीक, यहीं पे एक चीज़ और आपको बताया गया था, चर्चा किया गया था, नखलिस्तान क्या है? नखलिस्तान, तो नखलिस्तान देखिए, अगर पूछा जाए किस स्थान पर पाया जाएगा तो उत्तर क्या होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में। और मरुस्थलीय क्षेत्र में उस स्थान में पाया जाता है जहां पर पानी की उपलब्धता मिल जाती है। ये ठीक है, वहीं पर ये मिलेगा देखने को। तो जिस जगह पर देखिए पानी की उपलब्धता होगी वहाँ के जो किसान होंगे खेती करेंगे। तो फल्ला उल्ला जो किसान है वो इसी नखलिस्तान एरिया में सब रहते हैं। ये जैसे भारत का एग्जाम्पल देखा जाए तो भारत में क्या बताया गया था आपको? इंदिरा नहर वाला एरिया, जैसलमेर है ना, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर वाला जो एरिया है वहाँ पे नखलिस्तान कहलाता है। इसी प्रकार इस स्थान पे देखा जाए तो जो नील नदी है, और नील नदी पर जो डैम बनाया गया है आसवान बांध, और आसवान बांध के साउथ में एक आपका झील है नासिर झील। ठीक है, क्या नाम है? नासिर झील। तो वहां पर भी सब चीजें पाई जा रही है। मिस्र के दक्षिण में देखें तो सूडान देश है। मिस्र के दक्षिण में सूडान, या ये कह सकते हैं जहां पे नासिर झील है, नासिर झील के जस्ट दक्षिण में ही आपका सूडान, और उस सूडान में भी एक मरुस्थल पाया जाता है, नूबियन मरुस्थल। क्या नाम है उसका? नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल ये पाया जा रहा था। फिर इसके अतिरिक्त हम लोग जो श्रृंग देश थे उसके बारे में भी बात किए थे कि श्रृंग देश क्या चीज है। तो श्रृंग देश में अगर समान रूप से देखा जाए तो कितने देश हैं आपके? तो उत्तर क्या होगा? 4। ठीक, और इन चारों में से 3 की राजधानियां हैं जो कि बंदरगाह के रूप में है। वो 3 की राजधानियां हैं जो कि बंदरगाह के रूप में है। सबसे उत्तर में एक देश बताया गया था, इरिट्रिया। क्या नाम था? इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। अस्मारा। दूसरा देश था आपका जिबूती। दूसरा क्या था? जिबूती। जिबूती की राजधानी जिबूती। तीसरा था सोमालिया। तीसरा है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। मोगादिशु। जो अस्मारा है ये बंदरगाह है, किस तट पर स्थित है? तो उत्तर क्या होगा? ये लाल सागर पे है ये। और जिबूती है ये कहां पर है? ये अदन की खाड़ी में। और इसी प्रकार मोगादिशु की बात करें तो हिंद महासागर। हिंद महासागर। अब इसके जो मध्य भाग हैं इधर, तो इस मध्य भाग में एक पठार पाया जाता है, उसका नाम क्या बताया गया था? इथोपिया का पठार। क्या था? इथोपिया की उच्च भूमि, या कह सकते हैं उसी को, इथोपिया की उच्च भूमि।
इथोपिया की उच्च भूमि थी। अब यहाँ पे एक झील थी, टाना झील। इसके पश्चिमी भाग में एक झील था, उस झील का नाम क्या था? टाना झील। और इसी टाना झील से दो नदियां निकल रही थी। एक नदी का नाम क्या है? एक है आपका ब्लू नील था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ब्लू नील है, ये जाकर के किसमें मिल जाती है? ये श्वेत नील, इधर से आती है श्वेत नील ऐसे ये। और फिर इन दोनों का जहां संगम होता है वहीं पर राजधानी स्थित है। उस राजधानी का नाम क्या है? खार्तूम। खार्तूम। और इसके बाद जो नामकरण हो जाता है इसका, नील नदी के नाम से हो जाता है। इसे क्या नाम कहते हैं? नील नदी। तो इधर से आता आपका श्वेत नील और उधर से आ रहा है ब्लू नील। और दोनों का संगम कहाँ पे हो रहा है? खार्तूम में हो रहा है। और नामकरण क्या हो जाएगा इसका? यहाँ से नील नदी के नाम से इसका नामकरण हो जाता है। तो इसको पूरा फिगर ही बनाए थे हम लोग, ठीक, और हो भी गया था पूरा कंप्लीट यहाँ तक। देखिए, और आपको बताएगा अस्साल, है ना, नदी के अस्साल झील के बारे में बताया गया था। वो कहाँ पे था? इन दोनों की सीमा पर था, इथोपिया और जिबूती की सीमा पर था। अस्साल झील किसके किसके? इथोपिया और जिबूती की सीमा पर ये स्थित है आपके लिए। और दूसरी जो नदी आपको बताई गई थी कि और निकल रही थी यहाँ से, अताबरा नदी से। अताबरा नदी, एवी नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? इसी में अंत में ये मिल जाएगी। और इथोपिया का जो दक्षिण वाला पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? अबिसीनिया का पठार, है ना। इसी का जो दक्षिण में स्थित ऐसे पठार है इसके, उसे क्या नाम दिया गया है? अबिसीनिया का पठार। और इसी अबिसीनिया के पठार से एक महत्वपूर्ण नदी निकल रही है और उसी नदी के नाम पर एक कॉलेज का नामकरण रखा गया था, सिवली कॉलेज, है ना, सिवली। तो सिवली कॉलेज अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में, और सिवली नदी है आपका कहाँ पे है? अबिसीनिया। ठीक, तो यहाँ अबिसीनिया से इसकी उत्पत्ति हो रही है। और कहाँ जाकर के डेल्टा बनाती है ये? हिंद महासागर में। कहाँ पे बना रही है? हिंद महासागर। और जहां पर ये डेल्टा बनाती है वहीं पर सोमालिया की राजधानी स्थित है, मोगादिशु।
ये भी हम लोग पढ़े थे। मोगादिशु एटलस में भी देखिए आपको मिल रहा हुआ पूरा मोगादिशु शिबली, ठीक। और दूसरी नदी थी आपकी एक छोटी सी और थी, जुब्बा नदी। दूसरी नदी का नाम क्या था? जुब्बा नदी। जुब्बा नदी। यहां तक इसको हम लोग पूरा ये डिटेल पढ़ लिए थे। अब इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं हम लोग कि कुछ छोटे मोटे और हैं आपके जो पर्वत है उनको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक। सब दिखा रहा है। अब सीरियल नहीं दिखाएगा। एक बार देख ले, क्रिएटिविटी सब चेक कर लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, अब इसके अलावा देखिए कुछ और इसके प्रमुख जो पर्वत है, मरुस्थल है और जो पठार है उनको भी पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे हैं वो सब। दक्षिण में के देश बताया गया था जिसकी 3 राजधानियां बताई गई थी। क्या नाम है उसका? साउथ अफ्रीका। क्या नाम उसका? साउथ है अफ्रीका नाम है। और इसी साउथ अफ्रीका में इसके पूर्वी भाग पर एक पर्वत पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आपका आया हुआ, हाल ही में भी आया था, ड्रैकनवर्ग पर्वत। इस तरह से स्थित है ड्रैकनवर्ग पर्वत। जो ड्रैकनवर्ग पर्वत है ये खनिज संसाधन से काफी ज्यादा संपन्न है ये। तो अफ्रीका के पूर्वी भाग पर ये स्थित है ये। ड्रैकनवर्ग के पूर्वी क्षेत्र में देखें, सॉरी पश्चिम में, तो यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। इसका जो विस्तार है बोत्सवाना में है, नामीबिया में है और तीसरा आपका है साउथ अफ्रीका। 3 देशों में इसका ये विस्तार मिलेगा आपको ये। और इसी मरुस्थल के मध्य से जो रेखा गुजर रही है, मकर रेखा, यहां से है, ठीक है। कौन सी रेखा गुजर रही है? मकर रेखा गुजरती है। और इस कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति है जो विशेष रूप से पाई जाती है, बुशमैन। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी। मैन मतलब आदमी। तो ऐसे आदमी जो झाड़ियों में निवास करते हो
तो बुशमैन जनजातियां यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। और दूसरी जनजाति है हॉटेंटॉट। दूसरी कौन सी है? हॉटेंटॉट। दो प्रमुख जनजातियां, ज्यादातर यही है जो बुशमैन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दो प्रमुख जनजातियों वाला ये क्षेत्र मिलेगा आपको यहाँ पे। इसी क्षेत्र में एक और मिलता आपको नाबी मरुस्थल। पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे। नाबी मरुस्थल पाया जा रहा है। ये कौन सा है? नाबिब मरुस्थल। और एक था आपका नूबियन मरुस्थल। ध्यान रखिएगा दोनों को नाम पे, ठीक? दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो एक नामिब और दूसरा क्या है? नूबियन। नूबियन कहाँ पे मिल रहा था? सूडान में था वो, ठीक। और नाबिब कहाँ पे है आपका? ये नामीबिया, और इसका थोड़ा सा जो पार्ट है साउथ अफ्रीका में भी चला जाता है ये, ठीक। तो यहाँ पे दो मुख्य रूप से मरुस्थल देखने को मिलेगा आपको ये। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विस्तार देखने को मिल रहा है ये। नामीबिया के ऊपर देखें हम लोग, तो एक देश था जिसके बारे में हम लोग एक छोटे से बच्चे वाली जो कहानी पढ़े थे, गोल गोल अंडा बाबा जी के डंडा, अंगोला, ठीक। अंगोला, और उसकी राजधानी क्या थी? लुआंडा, है ना। तो अंगोला गोला, तो गोल अंडा हो गया, लुआंडा अंडा, ठीक है। तो उससे आपको याद हो जाता था ये। तो इसी नामीबिया के ऊपर है अंगोला देश है। और अंगोला का एक शहर था जो कि बंदरगाह के रूप में था, और उसी के नाम पे शीत जल धारा प्रवाहित हो रही थी, है ना। बेंगुला, कौन सा था? बेंगुला, ठीक। तो यहीं पर आपका है बेंगुला शहर है, और बेंगुला जल धारा भी है ये, ठीक। बेंगुला शहर। नामीबिया और अंगोला दोनों की सीमाओं पे देखें तो एक आपको पठार मिलेगा यहाँ पे फिर, और ये भी पठार है, खनिज संसाधनों से काफी महत्वपूर्ण है, हुइला, है ना। कौन सा पठार है? हुइला का पठार। हुइला, हुइला का पठार। अंगोला में एक और पठार है, बी, अंग्रेजी अक्षर का जो बी है, बी का पठार, बी का पठार। तो पूरा का पूरा देखिए पठारी क्षेत्र ही मिलेगा इधर आपका, कोयला पठार, बी का पठार। इसके ऊपर और चलते हैं हम लोग तो कटंगा का पठार मिलेगा, ठीक। कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। इसका विस्तार जायरे में है, जाम्बिया है, और जायरे वाला जो क्षेत्र है ये खनिज संसाधन से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहीं पे तांबे की खान भी पाई जा रही है इसी क्षेत्र में। जाम्बे, जायरे, और एक आपका अंगोला, दक्षिण वाला पार्ट आ जाता है इसमें, अंगोला। 3 देशों में इसका विस्तार है, और इसी क्षेत्र में जो मिल्क है आपकी तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। आया हुआ क्वेश्चन ये, तांबे की खान कौन सा है? कटंगा का पठार आपका। तो यहां से देखिए क्रम भी दे दिया जाता है लगाने के लिए। बेंगुला तो शहर आपको बताया गया है, हाँ, तट के पास में।
कटंगा के और ऊपर चलते हैं हम लोग। तो रिया नाम की जो लड़की थी, जो अपने रूम में चली गई थी और अपने आप को बहुत सेफ की हुई थी, वो कैमरून, ठीक। और उसी कैमरून में देखें हम लोग तो एक सक्रिय ज्वालामुखी आपको पर्वत भी मिलेगा आपको ये, ठीक है। वहीं पर क्या है, माउंट कैमरून, ठीक है, माउंट कैमरून। माउंट कैमरून किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो उत्तर क्या होगा, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। कैसा है ये, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। और उत्तर में चलते हैं तो सबके नजर से बचाते हुए चली थी वो नाइजीरिया, ठीक। और उसी नाइजीरिया में एक आपका है जोस का पठार। क्या है, जोस का पठार। जोस का पठार किस स्थान पे आएगा, नाइजीरिया। जोस का पठार। और थोड़ा सा उत्तर की तरफ चलते हैं तो सीरा लियोन में है फूटा डी जालोन पर्वत। फूटा डी जालोन और लूमा पर्वत, लूमा पर्वत। तो वहीं पे एक देश अब आपको बताया गया था सियरा लियोन। सियरा राजधानी कोई बताएगा, फ्री टाउन, ठीक है। क्या नाम है इसका, फ्री टाउन। तो इस प्रकार देखिए हम लोग एटलस पर्वत से ऐसे पढ़ते हुए पूरा का पूरा किनारे की तरफ ऐसे आए और फिर इस तरह से ऐसे पूरा चक्कर लगाते फिर वापस चले गए। तो यहाँ पे ये आपके पर्वत से रिलेटेड आपके ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ तक देखिए हम लोगों ने जो कि कुछ पर्वतों के बारे में पढ़ा और सबके सब देखा गया कि कैसे यानी वो अपनी लोकप्रियता वो बनाए हुए थे। जैसे कटंगा का पठार, तो कटंगा का पठार किस खान के लिए जाना जाता है, तो उत्तर क्या होगा आपका, तांबे की खान के लिए। ड्रैकनबर्ग पर्वत सोने की खान के लिए है। जोहान्सबर्ग जो आपका शहर मिलेगा, ठीक है, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध रहेगा ये, ठीक। और इसी प्रकार है जोस का पठार, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, टिन संसाधन के लिए जाना जाता है ये। लूमा पर्वत कहाँ पे पाया जाएगा ये, सियरा लियोन, किसके लिए प्रसिद्ध है, लो अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है ये। और सियरा फूटा डी जालोन पर्वत ये कहाँ पे, गिनी में है और किस लिए प्रसिद्ध है ये, लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये। तो कभी भी देखिए जब पर्वत और पठार अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या मरुस्थल पढ़ रहे हैं, ठीक, तो क्यों पढ़ा जाता है ये, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा वो साधन होता है। तो विश्व में जितने भी खान पाई जाती हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाई जाएगी या पठारी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देती है ये। तो इस प्रकार देखिए जो पर्वत, पठार और मरुस्थल होते हैं जो जनसंख्या से विहीन एरिया होंगे लेकिन खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाता है वो एरिया, ठीक। खनिज संसाधन से क्या होगा, संपन्न, ठीक। तो इस प्रकार ये क्षेत्र क्या होगा, कभी ना कभी आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड क्या होगा, काफी परिपूर्ण होता है वो,
ठीक है। और इस वजह से इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। कभी भी अगर आपको लगे क्यों पढ़ रहे हैं पर्वतों के बारे में, काहे इतना ज्यादा माथा पच्ची कर रहे हैं हम लोग, तो बस ये करिए कि वो हमारे लिए क्या होगा, आय का कभी ना कभी स्रोत बनेगा वो सबके साथ। ठीक। अब यहाँ की जो झीलें हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं सारा हम लोग। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, हेडिंग डालिएगा अपना। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए। विश्व की सबसे बड़ी झील, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? कैस्पियन सागर, है ना। क्या उत्तर होगा? कैस्पियन सागर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील बताइए। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील का नाम? सुपीरियर झील। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। अब यही कहूँ आएंगे विक्टोरिया झील। ठीक है। विक्टोरिया झील। इन झीलों को अगर कह दिया जाए कि आपको दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कर सकते हैं कि नहीं? मतलब यही आपको सीमित नहीं रखना है, आपको हमेशा क्या करना, अक्षांश रेखाओं के सहारे लेकर चलना पड़ेगा आपको। ये समझ आ रहा ना इशारा किधर की तरफ जा रहा है ये है? कि केवल ये याद नहीं कर लेना है कि बस बड़ी है कौन छोटी है या किस देश में स्थित है ना। उसका अक्षांश के आधार पे देखिए कि कहाँ पर कौन कौन सा कैसे स्थित है ये। सही लगा तो देखिए कुछ कुछ देखिए आपको ऐसे पता चल जाएगा। जैसे विक्टोरिया की विशेषता आपको पता है 0 डिग्री से रिलेटेड है। ठीक है। सुपीरियर है, इसकी विशेषता आपको पता है कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा बनाती है। अब कौन सा अक्षांश रेखा है जो दोनों के बीच की सीमा बना रही है? 49। वेरी गुड। ठीक है ना। देखिए हर चीज से क्वेश्चन जुड़े हुए आपके 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब आ जाती है कैस्पियन सागर। अब उसका थोड़ा सा देखिए, कैस्पियन सागर का एग्जैक्ट लोकेशन देखिए। अब इसको थर्टी 38 जा रहा है लगभग 40 के आसपास। ठीक है। 40 के आसपास जा रहा है। और उत्तर वाला सिरा कहाँ तक चला जा रहा है? हाँ सेकेंड सही है। तो इस तरह से देखिए कि कभी भी अगर झीलों को देखा करिए या किसी भी शहर की स्थिति को देखा करिए तो एक चीज को और ध्यान में रखा करिए, अक्षांशों को ध्यान में रखते हुए देखा करिए। ठीक है। अक्षांश को विशेष यानी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ दीप आएगा, दीप भी सब इस तरह से करना है। यानी अक्षांश से जो टॉपिक है आपका रेखा इतना महत्वपूर्ण कि पूछिए मत वो। ठीक। क्योंकि यही अक्षांश जो होगा जैव विविधता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ये पूरी जैव विविधता इसी पर कोरिलेटेड है ये, है ना। तो सीक्वेंस अगर वो पूछ रहा है तो इसके आधार पर ये आपको बताना पड़ता है कि वो जैव विविधता से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है ये।
अच्छा, किस झील का जो जल होगा सबसे ज्यादा ठंडा होगा? अब से कि अपने आप सारा चीज क्लियर हो रहा है, ठीक है, अपने आप पे सारी चीजें क्लियर हो रही है कि किस झील का जो जल होगा सबसे ज्यादा ठंडा होगा। तो सुपीरियर की सबसे ज्यादा ठंडा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे उत्तर में है वो, आपका वो सबसे उत्तर में है वो। और इसमें से अगर पूछा जाए कि अब जैसे झीलें दे दिया जाता है तो झील के आयतन के आधार पे घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पूछा जाता है कि कौन सा झील छोटा कौन सा बड़ा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर ये तीन आपको याद रहेगा तो आसानी से वो कर ले जाएंगे, उसकी दिक्कत है नहीं आएगी वो सब चीजें, ठीक। इसमें से एक सबसे और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है निकल करके, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताइए। तो ये क्या है आपकी सुपीरियर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की है, ध्यान रखिएगा, मीठे पानी की है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो विक्टोरिया है। तो ये दूसरी है ना, ये दूसरी सबसे बड़ी है जो कि मीठे पानी की झील है बड़ी। और विक्टोरिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि इक्वेटर लाइन इसके मध्य से होकर के जाए। इक्वेटर लाइन इसके मध्य से होकर के गुजरती है। कितने देशों के साथ सीमा बना रही है? 3 देशों के साथ ये सीमा बनाती है। तो एक है आपका युगांडा, केन्या, तंजानिया, 3 देशों के साथ ये सीमा बनाती है। इसका एक फिगर ही बना लेते हैं हम लोग। ये आपकी है विश्व की सबसे दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। और इसके मध्य से जो गुजर रही है ऐसे 0 डिग्री या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब इसकी जो सीमा जो बन रही है, एक है आपका तंजानिया के साथ है, तंजानिया, इधर है केन्या और इस तरफ है युगांडा। 3 देशों के साथ ये सीमा बना रही है। या इसी को एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं हम लोग
किटायू, किटायू। ठीक, तो के से कीनिया, केन्या, टी से तंजानिया और यू से क्या हो जाएगा, युगांडा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका आया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विक्टोरिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो उत्तर क्या होगा, इसी में से आपको छांटना रहेगा। तो 3 आपको पता है तो आप आसानी से उत्तर छांट ले जाएंगे, है ना। तो किटाऊ से आपका इसका बन जाएगा ये। ठीक, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन आता है यहां से कि इस झील के तट पर कौन सी राजधानी बसी हुई है? तो उत्तर क्या होगा, कंपाला। क्या होगा, कंपाला। तो कंपाला किसकी राजधानी हो जाएगी, युगांडा की। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। कंपाला, डोडो। तो डोडो जनजाति है, कहाँ पाई जा रही है? डोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरे अपने यहाँ नीलगिरी पर्वत, है ना, है डोडा डोडा डोडा, वही डोडा डोडा, है ना। तो उसी से रिलेटेड आपका, है ना, तो डोडोमा, है ना, को रिलेट करके ठीक पढ़ते हैं। तो डोडोमा जनजाति अपने यहाँ नीलगिरी पर है और डोडोमा। ठीक, तो डोडो जनजाति है, उसे मात्रात्मक शासन व्यवस्था है। किसका है, मात्रात्मक शासन। यानी वहां पर क्या होगा कि जैसे अपने यहाँ जो समाज है, यहाँ पे पितरात्मक शासन व्यवस्था है। यानी जो शादियां होती है, माँ आती है पिता के घर, है ना। यही तो हुआ कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज के यहाँ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डोडो में उल्टा होता है, लड़का जाएगा लड़की के। ठीक, मात्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पे। ठीक, तो उल्टा यानी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो डोडोमा, तो डोडो जनजाति, मात्रात्मक शासन व्यवस्था, डोडोमा। तो डोडोमा एक राजधानी हो गई किसकी, तंजानिया की राजधानी हो गई। ठीक, केन्या की राजधानी नैरोबी। डोडोमा, और इसकी राजधानी है नैरोबी। नैरोबी क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, UNEP, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 1972 यहीं पर आयोजित किया गया था, केन्या की राजधानी नैरोबी में। और तभी से हम लोगों ने क्या किया कि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो तीनों राजधानियां देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये पहला, युगांडा की राजधानी कंपाला। यहीं पर देखिए कि झील, नदी भी है ना, वहीं पर क्या है, नदी भी है। देखिए कौन सी नदी की उत्पत्ति हो रही वहां से, श्वेत नील की। हाँ है, होती है। अच्छा, हाँ किस जगह पे है ये? अच्छा, कंपाला, हाँ से आया हुआ क्वेश्चन। कहाँ पे है, केरल में? कंपाला ही देखिए, और अच्छा क्वेश्चन मिल गया कि भैंसों की दौड़ के लिए केरल में प्रसिद्ध एक त्यौहार है कंपाला। ठीक है, तो कई चीजें देखिए आपको मिलना शुरू हो जाएगा ये। तो इस प्रकार एक ऐसे फिगर बना लीजिए और सबकी राजधानी वहाँ पे नोट कर लीजिए, याद भी हो जाएगा तीनों की राजधानी है।
क्योंकि तीनों का अपना अपना महत्व स्थान है। दूसरी झील है जो, इसके बारे में फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा था, ताना झील। कौन सा झील है? ताना झील। किस पठार पर स्थित है? तो इथोपिया के पठार पे था ये। इथोपिया के पठार पर है ये। क्यों प्रसिद्ध है ये? नदी की उत्पत्ति हो रही थी यहां से। ब्लू नील नदी की उत्पत्ति हो रही थी, और यही ब्लू नील नदी कहां पे जाके मिल रही थी? व्हाइट नील में जाकर के मिल जा रही थी। और एक अतिबारा नदी थी, दूसरी थी अतिबारा। ठीक है, एक ब्लू नील थी और दूसरी क्या थी? अतिबारा नदी। इसको लिखो, दोनों की वजह से है अतिबारा। दो नदियों की उत्पत्ति हो रही थी। इसके बाद तीसरी प्रमुख जो झील है, नासिर झील। नासिर झील किस देश में है? मिस्र में है। किस नदी के तट पर है? नील नदी पर। और इसके उत्तर में जो बांध बनाया गया है, आसवान बांध का निर्माण किया गया है ये। इसके बाद आगे है तुर्काना झील। चौथा या इसी को एडोल्फ झील भी कहते हैं। इसी को एडोल्फ झील भी इसी को कहा जाता है। तो देखिएगा मैप पे आप लोग इसको, एडोल्फ झील केन्या, इथोपिया और सूडान। इथोपिया, केन्या और सूडान, या इसी को ई से इथोपिया, के आई से केन्या, एस यू से सूडान। इसी को शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग इक्यूशु। इसे क्या कहते हैं? इक्यूशु। तो एक तो देखिए यहाँ किटायु, और दूसरा क्या है? इक्यूशु। तीन देशों की सीमा पर है आपका ये तुर्काना या एडोल्फ झील। इसका भी एक फिगर बनाना चाहे बना लीजिएगा, तुर्काना झील का ऐसे।
इस तरफ ऐसे कर लीजिएगा, इथोपिया, इधर है सूडान, दक्षिणी सूडान, और इधर क्या हो जाएगा आपका केन्या। 3 देशों की सीमा पर ये स्थित है। इक्यूसी को शॉर्टकट में। तुर्काना के और नीचे आइएगा, इतना पहले नोट कर लें क्या, इतना इसको नोट करवा देते हैं, फिर इसके बाद क्या हुआ, कितना बच गया, चलिए इसको नोट करवा देते हैं, इसको मत आ रहा है। क्या हुआ, क्या